हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ ये कोर्स कैसा है। तो जिन बच्चों ने भी महाराष्ट्र सीईटी दे रखी है उनका रिज़ल्ट आ चुका है और कुछ बच्चों का कॉलेजेस में एडमिशन भी हो चुका है और कुछ बच्चों का डिले हो चुका है, एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है उनका। तो अगर आपको जानना है कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ ये कोर्स इस कोर्स में एक्चुअल में है क्या, कौन सी पढ़ाई होती है, तो ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ ये एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और मैनेजिंग स्किल्स को बढ़ावा देता है। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इस कोर्स में आप सीखोगे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और मैनेजिंग स्किल्स है जो कि इकॉनमी पे इम्पैक्ट डालती है बिज़नेस के तहत। तो बिज़नेस, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो चाहे आप जॉब कर रहे हो, तो उसके तहत आप अंदर ही अंदर आप ऑपरेशन संभाल रहे हो, आप लीडरशिप में हो। तो कुछ गिने चुने ऑपरेशंस को लेकर आप लीड करते हो उन्हें और उन्हें बताते हो कि ऐसा ऐसा काम करना है आपको, और आपके डिसीजंस के ऊपर वो ऑपरेशंस यानी कि एम्प्लॉयज़ आपके काम करेंगे। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यानी कि फॉर एग्जांपल लाइक कंसल्टेंट, कि एक कैसे कंसल्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एक केस स्टडीज़ को कैसे सॉल्व करता है, ये सब सिखाया जाता है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में। यानी कि फॉर एग्जांपल बिज़नेस की पढ़ाई होती है इसमें, तो आप सब कुछ बिज़नेस से रिलेटेड सीखोगे इस कोर्स में। तो अगर इस कोर्स आप अगर कॉलेजेस में परस्यू कर रहे हो तो इस कोर्स में आप क्या सीखोगे ये हम देखते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स है, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज दे रखे हैं इस कोर्स में, तो ये हम देखते हैं। कुछ ऐसे 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इस कोर्स में काफ़ी इन डेप्थ दे रखे हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक्स, दूसरा है बिज़नेस, तीसरा है मार्केटिंग और चौथा है फाइनेंस। ये 4 टॉपिक्स है जो इस कोर्स में आएंगे। काफ़ी इन डेप्थ दे रखे हैं कि इसके ऊपर ही पूरा कंप्लीट कोर्स है। और अगर आपको थर्ड ईयर में है, आप थर्ड ईयर में आपको स्पेशलाइजेशन चूज़ करने के लिए मौका मिलेगा। तो चाहे आप फाइनेंस भी ले सकते हो, मार्केटिंग भी ले सकते हो और उसमें पर्टिकुलर इन डेप्थ नॉलेज गेन कर सकते हो। तो अगर देखें पहले 2 साल, तो मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ, तो मुझे स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस स्पेशलाइजेशन में लिया है मैंने। और पहले जो 2 साल थे मैंने बेसिक सीखे थे सारे फील्ड के, यानी कि फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, इंटरनेशनल बिजनेस, इकोनॉमिक्स, लॉ, ये सारे फील्ड की थोड़ी बेसिक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, अकाउंटिंग वगैरह वो सब। तो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स ये टॉपिक में क्या सिखाया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है, और इकोनोमेट्रिक्स आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये सिखाता है कि स्मॉल बिजनेसेस कैसे इम्पैक्ट लाते हैं। अगर आपकी कोई दुकान होगी तो वो कैसे ट्रेड कर रही है विथ मनी, विथ कस्टमर्स, तो गुड्स आपको एक्सचेंज कर रही है मनी के साथ, तो उसका कितना नंबर ऑफ स्टोर्स है एक आपके लोकेलिटी में, उससे फ़र्क पड़ता है इकॉनमी के ऊपर। क्योंकि आप मनी का फ्लो हो रहा है कस्टमर्स के थ्रू एंड गुड्स के थ्रू। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स ये सिर्फ मनी से रिलेटेड है। ये हमें देखना है कि पर्टिकुलर रीजन में कितने कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट है रिलेटेड टू बिजनेस एंड क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट विथ मनी और हैविंग अ एक्सचेंज इन ट्रेड ऑफ गुड्स। तो अगर आप आपके लोकेलिटी में आपने बिज़नेस चालू किया है तो आप गुड्स वगैरह ट्रेड करते होगे, तो उससे इकनॉमी के इम्पैक्ट होता है, माइक्रो इकनॉमिक्स। तो यही है माइक्रो इकनॉमिक्स। मैक्रो इकनॉमिक्स देखते हैं कि पूरे ओवरऑल कंट्री, इंडिया के कंट्री का पूरा GDP देखा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
तो गुड्स कैसे ट्रेड हो रहे हैं, बाद में टैक्सेशन कैसा है, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह, वो सब कस्टम ड्यूटी वगैरह, वो सब कितने हद तक रेगुलेट कर रखा है विद द हेल्प ऑफ मनी एंड गुड्स। तो कितने गुड्स आ रहे हैं इंडिया से, इंडिया के बाहर, या फिर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो सब चेक किया जाता है मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसके भी कुछ ऐसे रूल्स होते हैं गवर्नमेंट ने जो बनाए होते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट वगैरह, रेपो रेट वगैरह, और डिमांड और सप्लाई कैसा है इंडिया कंट्री में। तो वो सब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक में सीखोगे। इकोनोमेट्रिक्स मतलब आपको स्टैटिस्टिकल डेटा दिया रहता है इकोनॉमिक का, यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, 15% या 85% से ग्रोथ हो रही है इंडिया की पर ईयर। तो ऐसा आपको एनालिसिस करना है टोटल डिमांड वगैरह, डिमांड और सप्लाई के बेसिस के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी अगर क्राइसिस आ रहा है तो उस वक्त गुड्स और सर्विसेज कैसे, उनकी डिमांड कैसी है, उनकी सप्लाई कैसी है, या वाइसी वर्सा इक्विवेलेंट है कि नहीं, वो सब चेक किया जाता है डायग्राम्स के मदद से स्टैटिस्टिकल फॉर्म में। तो यही है इकोनोमेट्रिक्स में। और अगर बिज़नेस में देखा जाए तो बिज़नेस में आपको काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये बिज़नेस का ही टॉपिक है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी कोर्स। तो आपको बिज़नेस लॉ सिखाया जाता है इसमें, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो कि कॉर्पोरेट्स में काम आता है, और ऑपरेशंस मैनेजमेंट ये भी कॉर्पोरेट्स में आते हैं, ऑपरेशंस कैसे मैनेज करना होता है। बिज़नेस लॉ में आप यही सीखते हो कि कितने सारे रेगुलेशंस है टू स्टार्ट अ कंपनी, कि आप अगर कंपनी चालू कर रहे हो तो कंपनी के तहत में गवर्नमेंट आपको क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो विद इन द कंट्री, या फिर आप कुछ गुड्स वगैरह एक्सपोर्ट कर रहे हो इंडिया के बाहर वगैरह। तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। जैसी जो एक एक्ट है जो हमने सीखा था बिज़नेस लॉ में, वो था इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट 1991 में, जो कि 1991 में आया था। उसमें ये बताया कि जितने भी फैक्ट्री है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फैक्ट्री है एक, उसमें कैसे काम हो रहा है, मतलब क्या काम चल रहा है, कैसा मनी फ़्लो हो रहा है उसमें, कितने एम्प्लॉयज़ है उस फैक्ट्री में, ये सब देखा जाता है। और उसी तरह से गवर्नमेंट का एक ऑफिसर वो चेक करने के लिए आता है कि फैक्ट्री में सब कुछ काम कैसा चल रहा है। तो वो चेक करता है और फिर बाद में कंफर्मेशन देता है कि सब कुछ ठीक है। और बाद में जैसे कि काफ़ी तरह के बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि अल्कोहल इंडस्ट्रीज़ में होते हैं और सिगरेट इंडस्ट्री, जो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड है और जिनकी डिमांड शायद से एक कंट्री में काफ़ी ज़्यादा होगी, उसमें शायद से टैक्स इम्प्लिकेशंस काफ़ी अलग होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। तो वो सब ध्यान में रखना होता है। तो ऐसा मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है बिज़नेस में। तो आपको ठीक से ग्रैस्प करना है इन्फॉर्मेशन को और ठीक से समझना है, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप शायद से मतलब याद रखोगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में इस टॉपिक में मैंने क्या समझा है। या आप अगर आपने ये कम्प्लीटली समझ लिया तो आप अच्छी तरीके से कर सकते हो, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी मतलब देखे अगर, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कॉर्पोरेट्स में आता है सब कुछ। ऑर्गेनाइजेशन आप उसका कंपनीज़ का वर्क कल्चर कैसा है, कंपनीज़ में लोग काम कैसे कर रहे हैं, वर्क फ्लो कैसा है कंपनी में, कितनी आवर्स की ड्यूटी रहती है, वो सब ट्रैक किया जाता है। बाद में ऑपरेशंस मैनेज कैसे होती है कि मॉर्निंग्स में अगर ऑफिस स्टार्ट हो रहे हैं तो मतलब कितने एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, और मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे चेक करते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ है, कितने उनका वर्क फ्लोज है, इंडस्ट्री कैसे चल रही है, वो सब मैनेजमेंट सिस्टम्स में अपलोडेड रहता है डेटा सारा और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट ये है। अगर मार्केटिंग का देखें तो मार्केटिंग मोस्टली
बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए होता है थ्रू पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट्स। तो इसमें ऐसा होता है कि काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ होती है जो आपका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होता है, यूएसपी विथ कंपनी, कि आपको अगर प्रोडक्ट बेचना है तो आप किस तरीके से बेच पाओगे उस प्रोडक्ट को विद द हेल्प ऑफ पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट। तो आप अगर एक प्रोडक्ट को बेच रहे हो तो आप किस तरीके से उस प्रोडक्ट को बेचोगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है और अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी है आपके इंडस्ट्रीज़ और प्रोडक्ट के हिसाब से, और उस प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है। तो बहुत सारे मार्केटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन वगैरह वो सब, और काफ़ी सारी राइट टू मेक अ प्रोडक्ट वगैरह वो सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज़ वगैरह होती है, बंडल स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी, डिस्काउंट स्ट्रैटेजी वगैरह, ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ यूज़ किए जाते हैं टू एक्सेल अ प्रोडक्ट टू द कस्टमर एंड डिलीवर टू द कस्टमर। और दूसरा देखिए तो डिजिटल मार्केटिंग वगैरह होता है, सोशल मीडिया के थ्रू आप पब्लिसिटी करते हो आपके प्रोडक्ट का, लीफलेट, फ्लायर्स वगैरह होते हैं, आप पोस्ट वगैरह डालते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर होती है। आप आउटसोर्स करते हो किसी सर्विसेज को, तो वो सब भी डिजिटल मार्केटिंग में आता है। डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन के थ्रू होती है, जिससे आप अपने जितने भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, जित ऑडियंस को रीच कर पाओगे आप ठीक तरीके से। तो ये सब सिखाया जाता है मार्केटिंग में, और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रहती है, काफ़ी सारे मार्केटिंग प्रिंसिपल्स यहाँ पे आपको समझ में आ सकते हैं कि कौन कौन से टैक्टिक्स यूज़ कर रखे हैं मार्केटिंग में, और आप आपका खुद का भी मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। आपको किसी के मार्केटिंग टैक्टिक्स को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसको सीख सकते हो और बाद में खुद ब खुद आपका इम्प्लीमेंट कर सकते हो आपका नया मार्केटिंग इन्फ्लुएंस। थर्ड रहता है कि मार्केट रिसर्च कैसे किया जाता है। तो मार्केट रिसर्च मतलब पूरे इंडस्ट्री, आपने अगर आपके कंपनी जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो उसका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के ऊपर आपने रिसर्च किया होगा। बाद में आपने पब्लिसिटी या एडवर्टाइजमेंट करना है, तो एडवर्टाइजमेंट आपको कैसे करना है उसकी रिसर्च, और बाद में ऑडियंस कौन कौन सी है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर, तो उसको रीच आउट करना है और बाद में एक्सेल करना है, और बाद में वो खुद ब खुद ग्रोथ आपको दिखेगा मार्केटिंग में, मार्केट रिसर्च करते वक्त। तो मार्केट रिसर्च काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको एक शॉर्ट ये मिल सके, आइडिया मिल सके कि आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है आपके प्रोडक्ट को विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग। और फाइनेंस में अगर देखें तो काफ़ी सारे अकाउंटिंग रिलेटेड टर्म्स होते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है, आपको कैसे स्टॉक एनालिसिस कैसे करना होता है। काफ़ी सारे रेशियो सिखाए जाते हैं आपको, जैसे कि करंट रेशियो, क्विक रेशियो, उनके मीनिंग्स क्या होते हैं, जैसे कि करंट रेशियो, करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, तो कितने असेट्स है कितने लाइबिलिटीज़ है, बाद में उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है रेशियोज़ के मदद से। और ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ है जो आप सीख सकते हो इसमें, रेशियोज़ वगैरह में। और भी बहुत सारे, जैसे कि आपको स्टॉक्स कैसे एनालिसिस करना है। पी रेशो क्या होता है, पी रेशो ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए एज़ पर द इंडस्ट्री। आपने अगर डेट ले रखा है कि अच्छा है कि नहीं, अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, क्या उस कंपनी ने डेट ले रखा है कि नहीं लेकिन वो कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो ऐसे कंपैरिजन होता रहता है दो कंपनीज़ के बीच में। तो आप इस तरीके से अच्छा स्टॉक पिक कर सकते हो। ऐसा एक टॉपिक आता है कि आपको हाउ टू पिक अ गुड स्टॉक, ऐसा एक टॉपिक है कुछ, तो मतलब जो हमने फाइनेंस में सीखा है।
और काफ़ी सारे टैक्सेशन से रिलेटेड होता है, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स, रेसिडेंशियल स्टेटस होता है। जो आप बाहर जाते हो इंडिया के बाहर, तो आप कितने दिन वहाँ पे रहते हो, और जितने दिन आप रह गए हो उतना दिन आपका रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंडिया में रह रहे हो 182 डेज़ से या फिर 182 डेज़ से ज़्यादा, तो आप इंडिया में रेसिडेंट हो जाओगे। अगर आप नहीं फुलफ़िल कर रहे हो तो आपको सेकंड कंडीशन देखनी है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर आप इंडिया में रह रहे हो, समझो आप किसी दूसरे, समझो आप एक फॉरेनर हो, आप वेस्टर्नर हो समझो, तो आप कैसे मतलब इंडिया में आकर 182 डेज़ का कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर रहे हो, तो सेकंड कंडीशन आप कैसे फुलफ़िल करोगे कि 60 डेज़ से ज़्यादा या फिर 365 डेज़ से ज़्यादा पिछले 4 साल में आप इंडिया में रहना चाहिए। यानी कि टोटल आप 4 साल रहने चाहिए इंडिया में 365 डेज़ में, यानी कि पूरे 1 साल में, या आपको ये कंडीशन फुलफ़िल करनी है। तो इसका आपको ध्यान में रखना है कि दोनों में से एक कंडीशन तो फुलफ़िल होनी चाहिए। अगर आप एक कंडीशन भी फुलफ़िल कर रहे हो तो आप रेसिडेंशियल स्टेटस हो, रेसिडेंट हो, यानी कि इंडिया के रेसिडेंट हो। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे टैक्सेशंस के रूल होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को टैक्सेशन नहीं लगता है, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को टैक्सेशन लगता है। यानी कि तो अभी न्यू बजट के हिसाब से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 कर रखा है, लेकिन पहले जो था न्यू ओल्ड टेक्स्ट बुक में जो दिया था वो था 50,000 के अराउंड कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन था। तो 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया है जॉब के लिए। तो यहाँ पे बिज़नेस ही बेटर है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपको अगर बिज़नेस में 1 साल या 2 साल के लिए लॉस भी होता है और तीसरे साल आपको प्रॉफिट भी हो जाए, तो आप वो प्रॉफिट, वो आपका लॉस पूरा आप सेट ऑफ कर सकते हो तीसरे साल में, जबकि आपको उधर उस तीसरे साल में प्रॉफिट हो चुका है। तो यहाँ पे बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है एज़ कम्पेयर टू जॉब। लेकिन आपको अगर जॉब करनी है तो आप कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब 9 to 5 जॉब देती है, काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल वर्क्स होते हैं उनके, तो आप वो कर सकते हो। तो यही सब सिखाया जाता है हमें कि कैसे माइंडसेट किया जाता है, माइंडसेट कैसे बनाना होता है, ये सब सिखाया जाता है। मैनेजरियल अकाउंटिंग वगैरह ये सारी टॉपिक्स है, और मैनेज कैसे करना है, मैनेजरियल अकाउंटिंग वगैरह, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह, जो कि अपने क्लास 11-12 में सीखे होंगे। वो थोड़े बेसिक्स में होते हैं क्लास 11-12 में, लेकिन जब आप बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ कोर्स लोगे तो इसमें थोड़ा डिटेल में दिया जाता है और थोड़ा बिज़नेस ओरिएंटेड रहता है। तो अगर आप बिज़नेस में हो, बिज़नेस लीडर हो, तो आप इसको कैसे कर पाओगे ये समझाया जाता है। तो और कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी आपको प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ये सब सिखाया जाता है कि आप अगर पैसा आज 1,000 रुपये डाल रहे हो तो आने वाले 10 सालों में वो कितना बढ़ सकता है, समथिंग लाइक SIP एंड म्यूचुअल फंड्स। तो ये सब कॉर्पोरेट फाइनेंस में सिखाया जाता है, और ये मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो ये सब फॉर्मूलाज रहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, डिस्काउंट वगैरह, ये सब सिखाया जाता है उसमें। नेक्स्ट देखिए तो कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो कॉलेजेस आपको सिखाना कंपलसरी है। मतलब अगर ये स्किल्स अगर आपको कॉलेजेस नहीं सिखा रहा है तो इट्स अ कम्प्लीटली स्कैम, क्योंकि ये कोर्स में होना ही चाहिए और ये चीज़ें आप सीखना ही चाहिए। तो ऐसे कौन से 6 स्किल्स हैं ये हम देखते हैं अभी। सबसे पहला स्किल जो है वो है केस स्टडीज़ सिखाना। केस स्टडीज़ आपको कॉलेजेस में आपको केस स्टडीज़ सिखाएंगे, जैसे कि एक सिनारियो दिया रहेगा बिज़नेस का ही। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक सिनारियो देता हूँ, और डोमिनोज़ का एक क्राइसिस आया था। क्राइसिस यानी कि एक कौन सी भी सिचुएशन होती है और जहाँ पे बिज़नेस काफ़ी
फॉर अ सडन मोमेंट बिज़नेस में कुछ होता है एक्सटर्नली या इंटरनली जिससे बिज़नेस के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी बिज़नेस की कम हो जाती है और बिज़नेस का जो गुडविल रहता है वो कम हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये होता है सिनारियो, ये होता है क्राइसिस। तो डोमिनोज़ का क्राइसिस देखते हैं कि डोमिनोज़ के जो एम्प्लॉयज़ थे वो इनअप्रोप्रिएटली अपने बॉडी पार्ट्स के ऊपर पिज़्ज़ाज़ को रब कर रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसा कर रहे हैं वो लोग, तो जो कंपनी का फाउंडर है, डोमिनोज़ कंपनी का फाउंडर है, उनको वो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें कि जिससे उनकी कंपनी की गुडविल बची रहे, यानी कि कम ना होए। तो उनको इनका यही सॉल्यूशन है कि उन्होंने एक ही मिस्टेक कर रखी थी कि उन्होंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, फॉरगिवनेस का वीडियो नहीं बनाया कि आगे से ऐसा नहीं होगा एम्प्लॉयज़ के तहत में हमने जो भी मिस्टेक कर रखी है वो आगे से नहीं होगी ऐसे। तो ऐसा उन्होंने वीडियो नहीं बनाया था उनके कंपनी के फाउंडर ने। तो इसकी वजह से डोमिनोज़ का जो शेयर था वो डिक्लाइन होते चला गया उस ईयर में। तो ऐसा आपको केस दिया रहेगा केस स्टडीज़ में, और केस स्टडीज़ में आपको सोल्यूशन नहीं दिया रहता है, मतलब सॉल्यूशंस तो दिया रहता है डेफिनेशंस के हिसाब से, लेकिन आपको अपना खुद का दिमाग लगाना है कि आप उस केस स्टडीज़ को कैसे सॉल्व करोगे। तो आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड थोड़ा बनना है यहाँ पे, आपको खुद के सोल्यूशंस बनाने हैं यहाँ पे केस स्टडीज़ में। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप जाओगे तो केस स्टडीज़ ये किसी टेक्स्ट बुक में नहीं दिए रहेंगे, आपको बिज़नेस एक्चुअल रियल लाइफ बिज़नेस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो उसके लिए आपको खुद ब खुद सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा उस कंपनी का, जैसे बहुत सारे कंसल्टेंट्स वगैरह करते हैं। केस स्टडीज़ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं कंसल्टेंट्स के लिए। अगर रिसर्च में देखा तो रिसर्च काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड रहते हैं, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपको सर्च करनी होती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, और ये काफ़ी सोल्यूशन ओरिएंटेड भी हो सकता है। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हो और उसका सोल्यूशन आपको मिल रहा है, तो आप उसे अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकते हो रिसर्च में। तो यही रिसर्च होती है, आपको काफ़ी सारे रिसर्च टॉपिक्स बनाने होते हैं कॉलेजेस में। रिसर्च ब्लैक बुक बनानी होती है, तो उस ब्लैक बुक में आपने कौन सा टॉपिक चूज़ कर रखा है रिसर्च में। जैसे मैंने अपने सेकेंड ईयर में एक टॉपिक चूज़ किया था, पैसिव इनकम इन्फ्लुएंस ऑन टुडेज सोसाइटी। तो कैसे आने वाले टाइम में पैसिव इनकम का जो फ्लो रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। 9 to 5 जॉब शायद से ख़त्म, डिक्लाइन होते जाने वाली है, और बिजनेसेस फ्रीलांसिंग वगैरह, साइड हसल, ये सारी चीज़ें कैसे डिमांड में आ सकती है, या फिर रेफरल मार्केटिंग जैसा कुछ एक ऐसा आइडिया इनकम सोर्स में, इनकम अर्निंग सोर्सेस में कैसे आ सकता है। ये सब उस प्रेजेंटेशन में मैंने दिया था रिसर्च टॉपिक में। प्रेजेंटेशन यानी कि आपको कैसे अच्छे तरीके से बोलना आ रहा है, प्रेजेंट उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कैसे आप प्रेजेंट कर पा रहे हो अच्छी तरीके से। बाद में बहुत सारे ग्रुप डिस्कशंस वगैरह होते हैं। उस ग्रुप डिस्कशंस में आपको मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया रहता है, वो आपको डिस्कस करना होता है कि कौन सा टॉपिक आपको दिया रहता है, और वही प्रेजेंट करना होता है, डिस्कस करना होता है आपके फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, और थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करना होता है उस टॉपिक के ऊपर कि इसका सल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि कॉर्पोरेट मीटिंग्स होती है काफ़ी सारे, तो उसी से रिलेटेड है ये। तो ये काफ़ी ज़्यादा रियल लाइफ प्रैक्टिकल चीज़ है, ग्रुप डिस्कशंस वगैरह। और बिज़नेस आइडिया जनरेशन, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एसेंशियल स्किल्स में। बिज़नेस आइडिया जनरेशन, आपको कितने आइडियाज़ आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कौन सा भी आइडिया, शायद से अलग अलग आइडियाज़ हो सकते हैं, जैसे कि सर्विस बेस आइडिया हो सकता है, विजनरी बेस आइडिया हो सकता है, या फिर किसी प्रोडक्ट के ऊपर आपको काम करना है उसके रिलेटेड आइडिया हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं
जैसे मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे एक आइडिया चूज़ किया था, कंटेंट क्रिएशन सर्विस प्रोवाइड। तो जो मतलब ये एक्चुअल में हमने किया था, ये एक्चुअल में हमने मतलब किया था कंटेंट क्रिएशन का। ये एक फेस्टिवल था हमारा, उसमें हमने ये प्रेजेंट किया था, ये बिज़नेस आइडिया कंटेंट क्रिएशन सर्विस प्रोवाइडिंग का। तो जब हमने ये स्टार्ट किया था तो पहले से ही यूट्यूब के ऊपर बियर बाइसेप्स और टेक बर्नर ने स्टार्ट कर दिया, लेकिन उनके पहले हमने ये स्टार्ट कर दिया। उनके पहले हमको ये आइडिया आया था। तो हमने ये ऐसा एक आइडिया सोचा था कि कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि उस वक्त काफ़ी डिमांड में था, तो हमें हमारे आइडिया आया। तो हमने ये सोचा कि हम ये प्रेजेंट करेंगे स्टेज के ऊपर। तो हमने प्रेजेंट किया, 6 लोगों का ग्रुप था थोड़ा सा। तो हमने ये आइडिया मिलके प्रेजेंट किया। और छठवीं चीज़ है वो है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग अच्छा होना चाहिए आपका। नेटवर्किंग, आप अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपकी नेटवर्किंग काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। नेटवर्किंग यानी कि जैसे आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या फिर कोई आपको कुछ किसी भी रिलेटेड से प्रॉब्लम है, तो आपको फाइंडिंग अ राइट पर्सन, मतलब आपको सही आदमी को चूज़ करना है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यही होती है नेटवर्किंग। इसी को नेटवर्किंग बोलते हैं कि आपको मदद चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और आपको एक सही इंसान ढूंढना है जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके थ्रू नेटवर्क। क्योंकि आप कम्युनिकेट कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आपका नेटवर्क बन जाएगा काफ़ी इजीली। एक्स्ट्रा करिकुलर, इसलिए आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए कॉलेजेस में। तो यही है कुछ 6 एसेंशियल स्किल्स जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉलेजेस में सिखाना टीचर्स के द्वारा वगैरह। अगर ये कॉलेजेस आपको 6 स्किल्स नहीं सिखा रहे या फिर किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है, तो शायद से आपको प्रॉब्लम हो सकती है ये इस कोर्स में परस्यू करने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये 6 स्किल्स आपको सीखना। आगे देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब आपके पर्सनालिटी में कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं, ये हम देखते हैं। जैसे आप बोलना सीख जाओगे, जैसे आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो तो आप काफ़ी प्रेजेंटिव वे में, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है वगैरह, ये सब थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा आवाज़ में दम होना चाहिए, तो आप अच्छी तरीके से बोल पाओगे और एक इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करते वक्त। और आपका इंटरेक्शन भी बढ़ जाएगा। इंटरेक्शन आपको जितना हो सके उतना बढ़ाना है, जो कि कॉन्फिडेंस और बोलने से लिंक्ड है। इंटरेक्शन, आपका कॉन्फिडेंस भी उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आप बोलने लग जाओगे, इंटरेक्ट करने लग जाओगे। और ये कोर्स में एक्चुअली में आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आपकी थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा बदलाव आएगा, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग और मैनेजिंग स्किल्स है। तो इसके लिए आपको कॉग्निटिव थोड़ा होना पड़ेगा कि आप एक पर्टिकुलर सिनारियो को कैसे सॉल्व कर पाते हो, और डिसीजन मेकिंग आपकी कितनी अच्छी है, उससे रिलेटेड आप कितना आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हो। ये थोड़ा इस कोर्स में डिटेल में दिया है। अगर इस कोर्स को आपने अच्छे से पढ़ा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं कि ये कोर्स का अच्छा नहीं कर पाते हैं वो लोग, क्योंकि वो ध्यान नहीं देते हैं इस कोर्स के लिए। अगर वो दे इस कोर्स को काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी अच्छा हो सकता है उनके लिए, काफ़ी स्कोप है इस कोर्स में। और 5th चीज़ देखिए, कल्टिवेटिंग क्वेश्चनिंग माइंड। आप क्वेश्चनिंग करने लग जाते हो कि ये कैसे हो गया, और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किसने बनाए वगैरह, हेनरी फ्यूल, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, इनका साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्यों यूज़ किया है मैनेजमेंट में, और इंडस्ट्रियल बुलाई CAQI, ऐसे क्वेश्चनिंग माइंड बन जाता है आपका। और आप क्वेश्चनिंग कर जाते हो, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आपको क्वेश्चनिंग करना आना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ें होती है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है। तो शायद से आपको ये भी जानने में मुश्किल हो जाएगी कि वो इन्फॉर्मेशन
करेक्ट है कि नहीं। तो इसके लिए आपको क्वेश्चनिंग माइंड होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको बार बार इन्फॉर्मेशन को चेक करना होता है। तो उस चीज़ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी होती है और बाद में क्वेश्चंस पूछने होते हैं। तो यही है वीडियो में आज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ये कोर्स परस्यू करने वाले हो। क्योंकि मेरे टाइम पे तो ये 2022 ईयर में ये कोर्स काफ़ी पॉपुलर कोर्स था और काफ़ी सारे बच्चों ने ये कोर्स परस्यू किया है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। तो अगर आपको ये वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर ये कोर्स से रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हो। टिल द टाइम, बाय।